Yes, friends, good afternoon. Had food? दोपहर का खाना खाते हो नहीं? खाते हो ना? ब्रेकफास्ट, फूड प्रॉपर टाइम में लेते हो ना आप लोग? हम्म? यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आगे जाके बहुत स्टडी करना है आपको, ठीक है नहीं? तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. चलो स्टार्ट करें. तो हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था. इसमें फर्स्ट पार्ट हमने देखा था सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वी कैन से बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो किसी भी इकोनॉमी ने चार सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है या चार क्वेश्चंस को आंसर करना है. व्हाट वेर दोस? हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इसमें हमने फर्स्ट देखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, तो कौन से गुड्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे. जैसे अपने रिसोर्सेस यूज करके गन मैन्युफैक्चर करे, बटर मैन्युफैक्चर करे, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करे, से डैम्स कंस्ट्रक्ट करे, मोबाइल मैन्युफैक्चर करे, क्या मैन्युफैक्चर करे, कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर करना है. एंड सेकंड पॉइंट इसमें था कितनी क्वांटिटी हमें मैन्युफैक्चर करनी है, बराबर. देन हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें बस दो पार्ट, लेबर इंटेंसिव यूज करे या कैपिटल इंटेंसिव यूज करे. जो अपने को सस्ता पड़ेगा वो हमें यूज करना है, बराबर. देन फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम रिच लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करें या पुअर लोगों के लिए. सब कुछ रिच लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे तो पुअर लोग नाराज होंगे. सब कुछ अगर पुअर लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करें तो रिच लोग नाराज होंगे. तो हमें बैलेंस रखना होगा. डिपेंड करता है कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम में आप जी रहे हो, राइट. देन व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो यहाँ पे जितने भी अपने पास रिसोर्सेस है, इनकम है, क्या सब कुछ आज ही खर्च करेंगे? नहीं, हमें बचा के रखना है फ्यूचर के लिए. सेकंड, जो भी अपना इनकम है उसमें से सेविंग्स करेंगे. तो सेविंग कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा. एंड वो सेविंग्स रूट होकर के, मतलब बैंक थ्रू रूट होकर के लोन की फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में अगेन न्यू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा. तो जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा. जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होगी, बराबर. देन हमने इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस किया था. तीन इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में लिखा था पॉइंट्स, समरी भी बनाई थी. कंज्यूमर सोवरेंटी, आई गेस कहां तक लिखा था हमने? मेरे ख्याल से फीचर्स तक लिखा था क्या? हाँ, यहां तक लिखा था. प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, मींस वी आर रिटर्न ओनली फीचर्स, बराबर. नाउ ये हमने पॉइंट डिस्कस बस किया था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस, वो सारे गुड्स जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा एंड डिमांड ज्यादा होगी. हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव, कॉस्ट इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर है, राइट. देन whom टू प्रोड्यूस, जिनको सेल करके हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. एंड अगेन व्हाट प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कंज्यूमर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, बराबर. सो कैन वी राइट डाउन दिस पॉइंट? ये पॉइंट हमने अभी तक लिखा नहीं था. सो कैन वी राइट? यस, कैन वी राइट? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी solves their central economic problem. How capitalists solves their central economic problem. इसमें फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, अब यही समराइज फॉर्म में मैंने दिया हुआ यहाँ पे. तो ये पॉइंट लिखते, राइट डाउन, दोज गुड्स स्लैश services which
maximizes profit, and second, consumer wants to buy. How to produce? That technique of production, that technique of production dash where cost is minimum, and technique of production में labor intensive और capital intensive. That technique of production where cost is minimum, labor intensive or capital intensive. Next line, for whom to produce? Those consumers who can afford. Then last, provision for economic growth. Provision for economic growth. Savings and consumption done by consumers, investment done by whom? Investment done by, how you pronounce this? Many times I've seen people pronouncing entrepreneur. It is not the correct way of pronunciation. Entrepreneur nahi, entrepreneur. The correct way of pronunciation is entrepreneur. Okay. Done. तो हम बात कर रहे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. बताइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कोई मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे नहीं होंगे? चलिए पहले चर्चा करते हैं मेरिट्स की. कैन यू टेल मी व्हाट यू फील कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स होंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, सारे डिसीजंस लोग लेंगे, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होंगे, बराबर. आपको जो चाहिए वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कंज्यूमर को जो चाहिए वो परचेज करेंगे, बराबर. तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के मेरिट्स क्या होंगे? ओके, फ्रीडम है तो उसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा? फ्रीडम है ये वो कैरेक्टरिस्टिक हुआ, वी कैन से फीचर हुआ, बट देन एज सच बेनिफिट. ओके, बिकॉज प्रॉफिट ड्रिवन है
तो विल बी फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। देन कंपटीशन की वजह से वी कैन से प्राइस कंट्रोल में होगी, एज वेल एज गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स विल बी गिवन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर सोवरेंटी है, मतलब कंज्यूमर हम किंग मांगते हैं, तो जो कंज्यूमर को चाहिए वही सप्लाई होगा। बताइए, लोगों की काम करने की इफिशिएंसी कैपिटलिस्ट में ज्यादा होगी या सोशलिस्ट में ज्यादा होगी? वेयर द पीपल विल बी मोर इफिशिएंट? सोशलिस्ट में सोचे, सोशलिस्ट में क्या था, सपोज कोई पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कोई पर्सन काम ही नहीं कर रहा, फिर भी गवर्नमेंट क्या टेक केयर करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, राइट। गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि हर किसी पर्सन को एक इक्वल शेयर मिले इनकम का, ओके। लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या है, रिचर विल गेट मोर रिचर, पुअरर विल गेट मोर पुअरर। जिसके पास रिसोर्सेस है, जिसके पास पैसा है, लैंड है, वो क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसे कमाएंगे, बराबर। जिनके पास रिसोर्स ही नहीं है, आज बताइए आप तो सीए कर रहे हो, सीए होने के बाद फिर भी यू विल बी गेटिंग एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बट सोचिए अगर किसी पर्सन ने सीए नहीं करा, सिर्फ बीकॉम किया है एंड उसके पास ना ही पैसा है, कोई लैंड है एक्सेट्रा, तो क्या उसको बिजनेस करना इतना ईजी है आज के डेट में? नॉट एट ऑल इजी, राइट। तो जिनके पास रिसोर्सेस है, सपोज मेरे पास भले कोई क्वालिटी नहीं है, आई एम नॉट इफिशिएंट, लेकिन मेरे पास लैंड है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, तो क्या मैं व्हाट वी कैन से एंसेस्ट्रल लैंड यूज करके बिजनेस कर सकता हूँ? डेफिनेटली। तो रिचर आर गेटिंग मोर रिचर, पुअरर आर गेटिंग मोर पुअरर, ये कैपिटलिस्ट में, राइट। बताइए इफिशिएंसी ज्यादा कहाँ पे होगी, कैपिटलिस्ट में या सोशलिस्ट में? लोगों की इफिशिएंसी, काम करने की इफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर्स की हो या जो जॉब कर रहे हैं उनकी? कैपिटलिस्ट में इफिशिएंसी ज्यादा होगी ना, क्योंकि सोशलिस्ट में सोचिए कोई पर्सन इफिशिएंटली काम कर रहा है 12 घंटे, ओके, गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको एक पर्टिकुलर इनकम देगा। कोई दूसरा पर्सन काम ही नहीं कर रहा, क्या उसको भी उतना ही इनकम मिलेगा? यस, क्योंकि गवर्नमेंट विल टेक केयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। तो जो पर्सन काम कर रहा है उसको एक तरह से डिमोटिवेशन होगा ना, कि अनदर पर्सन काम ना करके भी उतना ही कमा रहा है, तो मैं क्यों ज्यादा काम करूं, राइट। तो सोशलिस्ट में एक तरह से इफिशिएंसी को हम हैम्पर करते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट में जो पर्सन इफिशिएंट है उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। इज इट राइट? तो हियर वी कैन से greater efficiency, greater efficiency, then what else can we say? यहाँ पे गवर्नमेंट को प्राइस मेंटेन करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, सेल्फ रेगुलेटिंग होगा। प्राइस तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई पे डिसाइड होगी ना, ये हमने लिखा भी था लास्ट पॉइंट, ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होगी। सो प्राइस ऑटोमेटिकली रेगुलेट होगी, जब भी डिमांड इंक्रीज होगा प्राइस इंक्रीज होगी, जब डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगी। गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का टाइम बचेगा, बराबर। So these are some of the we can say benefits, किधर गया, हाँ, some of the benefits of capitalist economy, right? Can I say also resources जो है वो यूटिलाइज होंगे मोर इफिशिएंटली यूज होंगे, एंड उसी डायरेक्शन में यूज होंगे जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। वी कैन से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बराबर। सपोज यहाँ पे लैंड है, कैन आई से लैंड मेरे लिए रिसोर्स है, वो यूज करके मैं बिजनेस कर सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन ए करूँ तो मुझे सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बी जाऊँ तो 20 लाख का प्रॉफिट होगा। कौन से पर्पज के लिए मैंने ये लैंड यूज करना चाहिए? ऑप्शन बी के लिए। अब जब 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मींस वी आर अलोकेटिंग आर रिसोर्सेज इन दैट सेक्टर जहां पे फायदा सबसे ज्यादा है। सो कैन आई से ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है? आर यू ऑल गेटिंग? तो हियर ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिट और मेरिट वी कैन से। व्हाट कैन बी अदर? चलिए अब डीमेरिट्स बताइए, आर देयर एनी डीमेरिट्स? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कोई डीमेरिट्स होंगे नहीं होंगे? अभी हमने कहा रिचर आर गेटिंग मोर रिचर, पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, तो वी कैन से यहाँ पे इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, इनइक्वालिटी होगी। व्हाट एल्स? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डीमेरिट्स, कहने से अनफेयरनेस होगा, यहाँ पे फेयर इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होगा या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी नहीं होगा, राइट। व्हाट कैन बी अदर डीमेरिट्स ऑफ दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? ओके,
यू आर सेइंग लोअर एम्प्लॉयमेंट. Okay, okay. There won't be any employment where you are not having educational background. Also we can say less efficient जो लोग है इनको punishment मिलेगी. बराबर. To some extent we can say it is merit, to some extent we can say it is demerit. तो less efficiency भी अगर हो तो भी कुछ ना कुछ तो survival के लिए मिलना चाहिए. यहाँ पे ऐसे suppose मेरी business organization है, मैंने आपको जॉब पे रखा है. अगर आप efficient हो तो I'll be giving more payment. अगर आप efficient नहीं हो तो I'll be straight away removing from the job. बराबर है कि नहीं? क्योंकि मुझे मेरे प्रॉफिट से मतलब है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई efficient नहीं है तो उसको कोई पैसे ही नहीं मिले, तो अगेन that will be a problem, right? What else can be again demerit? यहाँ पे बताइए, प्रॉपर्टी राइट्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे या ह्यूमन राइट्स पे फोकस करेंगे? प्रॉपर्टी राइट्स, राइट. यहाँ पे ह्यूमन राइट्स पे फोकस ही नहीं करेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कंसर्न लोगों की से वेलफेयर में होगा या प्रॉपर्टी में या मेरे फायदे में कंसर्न होगा. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रह रहे हो, ये आप हो, आप यहाँ पे रोड से जा रहे हो एंड एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है, ये पर्सन ऐसे बेहोश पड़ा है, ये गाड़ी ने इसको ठोक दिया है. ठीक है, इसका एक्सीडेंट हुआ है. अब आपने क्या करना चाहिए? दौड़ करके इसको मदद करने के लिए जाना चाहिए, राइट. लेकिन यहाँ पे से 500 रुपए की एक ऐसे बंडल पड़ी हुई थी. ठीक है, क्या करेंगे? अब अगर आप यहाँ पे जाते हो तो लोग ये दूसरा कोई पर्सन ये उठा करके लेकर जाएगा. ठीक है, तो आप पहले किसकी तरफ भागोगे? ये पर्सन को बचाने के लिए, यहाँ पे 500 रुपए की पहले जो बंडल उठाने के लिए? पहले जाकर के पैसे देंगे, तब तक इसको कहेंगे भाई तू रेस्ट कर, बाद में तुझे हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे दिस वी कैन से इज अ प्रॉपर्टी, यहाँ पे ह्यूमैनिटी है. ओके, तो प्रेफरेंस हम प्रॉपर्टी राइट्स पे दे रहे हैं या ह्यूमन राइट्स पे दे रहे हैं? प्रेफरेंस विल बी फॉर प्रॉपर्टी राइट्स. वेलफेयर में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें खुद के वेलफेयर में इंटरेस्ट है, राइट. सो प्रॉपर्टी राइट्स विल बी हैविंग मोर डोमिनेंस एज कंपेयर टू ह्यूमन राइट्स. लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू माइट हैव सीन कि बहुत सारे कंपनीज में जो लेबर फोर्स होता है या एम्प्लॉयज होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि एम्प्लॉयर को पता रहता है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है. बेस्ट एग्जांपल दो जिसमें लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन इज यू गाइस. लेटर ऑन जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है. ओके, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना पड़ेगा. ठीक है, आने का टाइमिंग फिक्स रहता है. घर कब जाओगे इसका कोई टाइमिंग नहीं रहता. ओके, शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी काम खत्म होगा. जब मैं आर्टिकलशिप करता था तो माय सर यूज्ड टू से यू हैव टू कम टू वर्क बाय क्लॉक बट गो होम बाय वर्क. मतलब आते टाइम, ऑफिस आते टाइम घड़ी देख करके आना है. 10 बजे मतलब 10 बजे पहुंचना है. वापस जाते टाइम वॉच नहीं देखोगे, वापस घर जाते टाइम काम कंप्लीट करके ही जाना होगा. ओके, तो उसके लिए 8 बजे, 9 बजे, वॉट एवर. ओके, एंड मैंने आपको बताया रहेगा सितंबर मंथ में ऑफिस, ये ऑफिस में रश रहता है. बताया नहीं बताया? नहीं बताया? सितंबर, अगस्त एंड सितंबर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में बहुत ज्यादा रश होता है. रश इन द सेंस बहुत काम होता है, बहुत वर्कलोड होता है. क्यों? क्योंकि सीए बेसिक काम क्या करता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ऑडिट करना. ये ऑडिट कंप्लीट करने की लास्ट डेट होती है 30th सितंबर. ओके, तो 30th सितंबर को हमें ऑडिट वगैरह फाइल करना पड़ता है. तो नॉर्मली आपके अगस्त से लेकर के सारे छुट्टी कैंसिल होते हैं. ओके, अगस्त के बाद संडे वगैरह छुट्टी नहीं मिलता. ओके, सितंबर के एटलीस्ट लास्ट के 15-20 डेज आपका वर्क शेड्यूल कैसे होगा? आप आओगे सुबह 9 बजे. ठीक है, घर वापस कब जाओगे? रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह. जब मैं आर्टिकलशिप करता था आई डू रिमेम्बर, एक रात तो मैं 5 बजे घर गया था, नेक्स्ट डे 5 बजे वहीं पे सो गए हम ऑफिस में, एंड 9 बजे फ्रेश होकर के वापस ऑफिस वहीं पे. ठीक है, एंड जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तो मोस्टली सितंबर के लास्ट वीक घर जाने की टाइमिंग सुबह 5-6 बजे, वापस से 9, साढ़े 9, 10 बजे ऑफिस आओ. ठीक है, ये लास्ट वीक का है, ऐसे मत देखो. यहाँ पे ऑब्वियसली दैट विल बी अ लर्निंग फेज ना. आप बहुत कुछ सीखोगे उस पीरियड में कि ये क्या काम करता है. ओके, तो एंड दैट विल बी अ गुड पीरियड ऑल्सो. यू विल एंजॉय. जो आर्टिकल
होते हैं अपने कलीग्स वगैरह, यू विल एंजॉय दैट पीरियड कि रात के 12 बजे 1 बजे काम करके कॉफी पीने जाना, दैट इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल से थिंग। अब डिपेंड करता है कि लड़कियों को परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, डिफरेंट पार्ट है, बट डिपेंडिंग कि उस टाइम काम का लोड बहुत होता है, ठीक है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा? 3,000 रुपये। मेरे टाइम तो 750 रुपये स्टाइपेंड हुआ करता था। 750 रुपये में आने जाने का खर्च भी निकलता नहीं था। आईसीआई ने अभी मिनिमम 3,000 किया हुआ है, ओके। बट ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज ऑल्सो इंक्रीज। उस टाइम मेरे ख्याल से कोई एक कॉफी पीने जाए तो 2 रुपए या 3 रुपए में मिलती थी, अब 10 रुपए 20 रुपए से 20 रुपए में मिलती है, वो भी छोटे मोटे ऐसे वेंडर के पास जाओ तो। आप अगर सीसीडी, अभी सीसीडी तो बंद हो चुके हैं, लेकिन कोई कॉफी शॉप जाओगे तो 50 70 100 उसके ऊपर ही मिलती है, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज ऑल्सो इंक्रीज, बट देन यू माइट हैव अंडरस्टूड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, सीएज ने बहुत हार्डवर्क किया रहता है ना, एंड वो जो फ्रस्ट्रेशन है निकाले किस पे? तो आर्टिकल है ना अपने, उन्हीं पे निकाल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, है कि नहीं? डोंट वरी, दैट आर्टिकल पीरियड विल बी आल्सो वेरी गुड फॉर यू, ओके। बट देन फॉर्चुनेटली नाउअडेज आर्टिकलशिप आपके लिए सिर्फ 2 साल की, मेरे टाइम 3.5 साल की थी। 3.5 साल का रिगरस वनवास बर्दाश्त किया हुआ है मैंने। एंड वो भी मेरे टाइम कैसे था, P1 होने के बाद, मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स 1 हुआ करता था टाइम, वो होने के बाद हमारे आर्टिकलशिप स्टार्ट होती थी। तो जब अभी कैसे आपका फाउंडेशन एंड इंटर होने के बाद आर्टिकलशिप, तो हमारे टाइम P1 के बाद आर्टिकलशिप। तो मैंने इंटर मतलब उस टाइम P2 एंड फाइनल आर्टिकलशिप पीरियड में दिया था, ओके। तो ऑब्वियसली इंटर के टाइम 3-4 मंथ की छुट्टी, फाइनल के टाइम 3-4 मंथ की छुट्टी, तो 3.5 साल में से ऑलमोस्ट 4-5 मंथ की बीच में छुट्टी हुई थी बिकॉज ऑफ एग्जाम। वो आगे अगेन कॉम्पनसेट करके देना पड़ा। सर ने कहा कि तुमने भाई 3-4 मंथ की छुट्टी लिया है, अब आर्टिकलशिप खत्म होती है ऑन पेपर, तो खत्म होने के बाद ये पार्ट कंप्लीट कर लो। तो उस टाइम मैंने भी 4 मंथ का था, 3 मंथ का किया, तब तक मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका था। सर को कहा बस आता नहीं, जा तू भी। एनीवेज, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हाँ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। व्हाट एल्स वी कैन से? एक और पॉइंट है, रियल रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी is not understood because of capitalist economy. What do I mean by this? Say, यहाँ पे अब टोटल फ्रीडम है, बराबर। कंज्यूमर को जो चाहिए वो बाय कर सकता है, मैन्युफैक्चर को जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस कर सकता है, बराबर। अब बताइए, एक सोसाइटी अगर हो, यहाँ पे जो लोग हैं इनको से एज अ रिक्वायरमेंट इफ यू कंसिडर, तो आज के रेट में ज्यादातर यंगस्टर्स, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो सीए वगैरह कर रहे हो, तो ज्यादातर यंगस्टर्स आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स व्हाट वी कैन से एडिक्शन, राइट। जैसे अल्कोहलिक लीकर का एडिक्शन हो सकता है, ड्रग्स का एडिक्शन हो सकता है, राइट। व्हाट एल्स? टोबैको, सिगरेट, इसका एडिक्शन हो सकता है, इज इट राइट? टेल मी, वंस वी आर बीन एडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो हमें वही चीजें चाहिए होगी, भले वो महंगी हो या सस्ती हो। 2 टाइम का खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, लोगों को एक बार लत लग गई तो ये चाहिए ही चाहिए, इज इट राइट? तो बताइए, सपोज अपने सोसाइटी में ज्यादातर लोगों को एडिक्शन है, ओके, मान के चलते हैं, ओके। तो गिवन एन ऑप्शन, सपोज मुझे बिजनेस करना है, मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन इनका नुकसान होने वाला है, ओके। ऑन द कॉन्ट्री, मैं से कोई फ्री फूड या से लाइब्रेरी स्टार्ट कर सकता हूँ जिससे लोगों का भला होगा, ओके। मेरे पास रिसोर्स है, मैं क्या करूँ, अल्कोहलिक लिकर मैन्युफैक्चर करूँ या फ्री फूड लाइब्रेरी वगैरह स्टार्ट करूँ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या करना चाहिए मैंने? सबसे पहले मुझे खुद का फायदा देखना है। अब मुझे पता है कि अल्कोहलिक लिकर में मैन्युफैक्चर करूँ, ड्रग्स मैन्युफैक्चर करूँ या सिगरेट मैन्युफैक्चर करूँ, लोगों का नुकसान हो रहा है, मेरा तो फायदा हो रहा है, राइट। तो आई विल बी गोइंग फॉर दिस, ओके। तो अपनी इकोनॉमी में दिख रहा है कि इसकी डिमांड ज्यादा है, बराबर। लेकिन बताइए, सोसाइटी की रियल रिक्वायरमेंट ये है, या लाइब्रेरी से हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, या शिव भोजन और फ्री और कंसेशनल फूड फैसिलिटी? रियल रिक्वायरमेंट क्या है, ए और बी? ए ना, लेकिन क्या है, इसमें प्रॉफिट कम है। तो
ज्यादातर रिसोर्स इसमें नहीं आएंगे, गवर्नमेंट को ही इनमें इन्वेस्ट करना होगा, राइट। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें बिजनेस करेंगे। तो व्हाट हैपेंस, जब इसमें ज्यादा बिजनेस हो रहा है तो इट अपीयर्स कि सोसाइटी में इसकी जरूरत है, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज ऑफ दिस। ओके, देयरफॉर आई सेड कि रियल रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी is not understood in capitalist economy. This we can say is demerit. Have you understood? So these are a number of demerits and these are the merits. So can we start writing the points? Chalo. हमने हाउ कैपिटलिस्ट लिखा था, उसके बाद नीचे लिखिए merits and demerits. Merits and demerits. First point, write down self-regulating. Self-regulating price mechanism. Self-regulating price mechanism. Then profit dash driving force. Third, greater efficiency. Faster economic growth, optimum allocation of resources, minimum cost of production, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जस्ट 2 मिनट के लिए बता दूं। आपको दिया जाएगा ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज मेरिट ऑफ डैश इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, नन। तो इन दैट केस इट इज अ मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट। तो इस तरह से जब आप रीड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल लर्न करना नहीं है, बाय हार्ट नहीं करना है, एक सिंपल प्लेन रीडिंग करना है आपको। ओके, तो फिलहाल के लिए तो हम सारी समरी बना रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, आई गिवन इट ऑन प्रिंटिंग। तो जब भी नोट्स मिलेंगे तो उसमें से सिंपल कैजुअल रीडिंग करना है। ओके, जैसे लॉ में आपको पॉइंट्स याद रख करके प्रेजेंट करना होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, जब भी हम ऑप्शंस रीड करेंगे रिलेट होगा प्रॉपरली। ओके, सो आपको सिंपल रीडिंग करना है, समझना है कि इस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑल राइट, चलिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन नेक्स्ट पॉइंट इफिशियंट इकोनॉमिक डिसीजन and implementation. Efficient economic decision and implementation. Maximum satisfaction to consumer and high standard of living. Next point, innovation and technological progress.
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्योंकि मेरा जो बिजनेस है, ठीक है, मैं फोकस मैक्सिमम कॉस्ट पे करूँ या मिनिमम कॉस्ट पे करूँ, राइट। फॉर एग्जांपल सपोज मेरी कंपनी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं लेबर अपॉइंट करूँ तो लेबर से मेरी कॉस्ट आएगी 10 लाख, लेबर अपॉइंट करना होगा। अब बताइए, मैं वहीं पे अगर क्रेन या मशीन अपॉइंट करूँ या मशीन परचेज करूँ, ठीक है, इफिशियंसी लेबर में होगी या क्रेन्स मशीन में होगी फास्टर, ज़्यादा काम करने की? मशीन में होगा ना, क्योंकि लेबर 8 घंटे काम करेंगे, मशीन अगर 10 घंटे भी काम करेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, तो ईयर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा 6 lakhs, राइट। लेकिन अगर मैं मशीन पे जाऊँ तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, राइट। विल आई बी केयरिंग फॉर इट? मेरे लिए तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, मैं यहाँ पे जॉब से लोगों को निकालूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। इज इट राइट? तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगा। वही अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती, मतलब गवर्नमेंट को अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर करना है, राइट, तो गवर्नमेंट भले इफिशियंसी ज्यादा है मशीन्स में, फिर भी लेबर से ही काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक वेलफेयर होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे भले कॉस्ट ज्यादा है लेकिन गवर्नमेंट लेबर को अपॉइंट करेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में, राइट। तो आई विल बी फोकसिंग ऑन ऑल द वेज जिससे कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। मेरा फोकस है सिर्फ प्रॉफिट पे, राइट। देन innovation and technological progress. Write down this one point is a very important. Capitalist system functions in democracy. तो डेमोक्रेसी में ही कैपिटलिस्ट होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वो तो कैपिटलिस्ट होगा ही नहीं, वो तो सोशलिस्ट में जाएगा, राइट। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहीं पे कैपिटलिस्ट से हो सकती है। ओके, देन encourage risk taking entrepreneurs. Written. These are some of the merits. Written. Now demerits. राइट साइड उसी के सामने लिख सकते हैं सारे demerits. First, economic inequality. Economic inequality and social injustice. Economic inequality and social injustice. Next point, no economic welfare. No economic welfare. Social unrest and conflict in society. Social unrest and conflict in society. Property rights are more important than human rights. Property rights are more important than human rights.
unfairness in society. Then real requirement of society is not reflected by consumer demand. लोग डिमांड कर रहे हैं अल्कोहलिक लिकर ड्रग्स, बट एक्चुअल सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है गार्डन्स होने चाहिए, फ्री स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए. दिस इज रियल रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. लेकिन कंज्यूमर का डिमांड कुछ दूसरा ही चल रहा है. ओके, देन 7 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर. exploitation of labor. Then can we say यहाँ पे भी exploitation of consumer होता है? अब अर्लियर तो हमने कहा था कि कंज्यूमर इज अ किंग, एंड यहाँ पे कह रहे हो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर हो रहा है. तो दोनों साइड से आप बोल रहे हो. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नो डाउट कंज्यूमर इज अ किंग, राइट, एंड यहाँ पे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. क्या ऐसे भी हो सकता है? यस. कब? ठीक है, नो डाउट हम वो सप्लाई करेंगे जो कंज्यूमर को चाहिए, बराबर. तो वी आर सप्लाइंग द गुड्स विच कंज्यूमर वांट्स. सो कंज्यूमर इज अ किंग फॉर अस. लेकिन क्या ये जरूरी कि हम अच्छे क्वालिटी गुड्स ही सप्लाई करेंगे? हो सकता है कि हम अच्छा क्वालिटी प्रॉमिस करके लो क्वालिटी गुड सप्लाई करें, क्योंकि मेरा फोकस किस में होगा? मेरा फोकस होगा मेरे प्रॉफिट में, बराबर. आपने सम टाइम बैक वो न्यूज रीड करी थी कि कोल्हापुर का ही, मैंने मेरे ख्याल से 1-2 मंथ हुआ रहेगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल से एक कोई वेंडर था जो आइसक्रीम रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहा था, आइसक्रीम या गोला वगैरह जो असते ना, दैट ही वाज सेलिंग. ओके, नहीं, he used to sell buttermilk, शरबत एंड सम आइसक्रीम टाइप प्रोडक्ट्स. मतलब उसका छोटा सा एक शॉप था, शॉप जैसे कुछ तो था. ओके, अब उसके लिए ये जो बटर मिल्क वगैरह होता है ना, उसको गार करने के लिए बर्फ रखता है, राइट. तो वो बर्फ कहाँ से आया था पता है? जो आपको पता है, जब कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन डाइज, तो उनको जो मुर्दा घर में रखा रहता है, तो बॉडी डिकम्पोज ना हो इसलिए बर्फ में रखा रहता है, राइट. तो वंस द बॉडी इज बीन टेकन, तो वो क्या करते हैं? बर्फ डिस्पोज ऑफ करते हैं. तो ही यूज्ड टू परचेज दैट एट वेरी लो रेट. सपोज एक बर्फ की गादी, सपोज एक बर्फ का जो से जो भी है आइस क्यूब्स या जो भी वट एवर बी मेजर इनटू, सपोज एक 2000 में आ रहा है, तो क्योंकि उस पे हमने डेड बॉडी रखी थी, तो दैट वाज बीन सोल्ड एट 50 और 100 रुपीज. तो जो ये वेंडर था वो बर्फ यूज करता था खाने के लिए, ठीक है. सोचिए किस लेवल पे. लेकिन क्यों वो इस तरह का नॉर्मल बर्फ परचेस कर सकता था ना शॉप से, लेकिन वो 2000 में आ रहा है, ये सपोज 50-100 रुपए में आ रहा है. तो ही इज कंसर्न विद हिज प्रॉफिट, राइट. कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं. सो ये न्यूज रीड करा था मैंने. ओके, आपको क्या लगता है जो हम बाहर खाना खाते हैं, वो क्या एकदम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे? कंसर्न पर्सन इज फोकसिंग इज प्रॉफिट. सम टाइम बैक हमने रंकाड़ा के यहाँ पे न्यूज रीड किया था, पानीपुरी वाला. वो सामने जो टैप होते ना गवर्नमेंट की, छोड़ दो अभी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका इन सारी चीजों से विश्वास उठ जाएगा. रहने दो. हैव यू अंडरस्टूड द एग्जांपल कि यहाँ पे नो डाउट कंज्यूमर इज किंग, लेकिन हम कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी करेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट है खुद के प्रॉफिट में. ओके, चलो. सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. नाउ second part, don't write, we'll first discuss सोशलिस्ट इकोनॉमी. आई गेस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि इसमें क्या होता है, राइट. थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके ओनरशिप में होंगे? नाउ लिसन टू मी केयरफुली. आपको जो पॉइंट्स है अभी से एक एक पॉइंट क्रिस्टलाइज करना है एंड देन दिमाग में रखना है, सो दैट जब आप क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होगा, इमीडिएटली विल बी एबल टू रिलेट. ओके, बताइए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके ओनरशिप में होंगे?
गवर्नमेंट के। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में मेनी टाइम्स वी यूज द वर्ड स्टेट टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। ओके, तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होंगे? गवर्नमेंट के। ओके, देन गवर्नमेंट जो अलोकेट करेगा उसके लिए ड्राइविंग फोर्स प्रॉफिट होगा या सोशल वेलफेयर होगा? यहां पे वेलफेयर पे फोकस करेंगे हम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसको हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहते थे? फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी और लाइसेंस फेयर इकोनॉमी, बराबर। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर कमांड होता है। इज इट राइट? देन बेसिकली ये जो सोशलिस्ट का कंसेप्ट था ये एक इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स, किसी ने नॉक करा ऐसा? रिया पटेल, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके। उसमें ये सोशलिज्म का कंसेप्ट पहले दिया गया था। ओके, एंड द बुक वाज बीन रिटन इन द ईयर 1848 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 या 1948। 1848 में ये बुक लिखी गई थी। ओके, तो इसमें बेसिक क्या है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के ओनरशिप में होंगे। गवर्नमेंट आपको बताएगा कि क्या बिजनेस करना है, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होगा। एंड गवर्नमेंट क्या करेगा? ये सारे फैक्टर्स ओन करके जो भी बिजनेस करेगा इससे जो इनकम आएगा सारे लोगों में इक्वली बांटा जाएगा। कोई यहाँ पे रिचर तो ज्यादा रिचर, पुअर तो ज्यादा पुअर, ऐसा होगा ही नहीं। तो इनइक्वालिटी नहीं होगी यहाँ पे, बराबर। देन हाउ सोसाइटी विल आंसर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस। अर्लियर हमने देखा था कैपिटलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे जिसमें अपना प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉफिट पे फोकस करेगा, वेलफेयर पे फोकस करेगा। दोज गुड्स विच विल बी हैविंग अ वेलफेयर इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, राइट। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, हम कॉस्ट कम से कम रखने की कोशिश करेंगे या सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले इस पे फोकस करेंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे कॉस्ट मिनिमम हो या ना हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए। देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या हम यहाँ पे जो अफोर्ड कर रहा है उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे या सारे लोगों को इक्वली उनको ये प्रोडक्ट मिले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूस करेंगे? सारे लोगों को इक्वली प्रोडक्ट मिले। एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। इज इट राइट? तो गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे वेलफेयर ही होगा। ऑल राइट, देन ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के कोई बेनिफिट्स है? मेरिट्स, demerits. What can be merits, what can be demerits of such economic system? Definitely there will be equality. What else? जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट्स थे वो यहाँ पे मेरिट्स चिपका सकते हैं, ठीक है नहीं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, यहाँ पे नो एक्सप्लॉयटेशन होगा। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वी कैन से कंज्यूमर। व्हाट एल्स? एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन ही नहीं होगी, बराबर। गवर्नमेंट क्या करेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ से गुड्स करना है तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं होगा। यहाँ पे वेलफेयर ज्यादा होगा, राइट। देन कैन वी से अगर गवर्नमेंट इफिशिएंटली काम करे तो देयर विल बी वेरी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर हियर, राइट। बट द थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट इफिशिएंटली काम करनी चाहिए विच इज वेरी रेयर नॉर्मली, ठीक है नहीं? व्हाट एल्स कैन बी द बेनिफिट? फेयरनेस होगा, ओके। व्हाट कैन बी डीमेरिट्स ऑफ सच इकोनॉमिक सिस्टम? मोनोपोली होगी गवर्नमेंट की, ओके। मोनोपोली की वजह से टू सम एक्सटेंट हो सकता है एक्सप्लॉयटेशन हो कंज्यूमर का, राइट। व्हाट एल्स? सोशलिस्ट इकोनॉमी, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्या डीमेरिट क्या हो सकता है? डेफिनेटली लेस इफिशिएंसी होगी। यहाँ पे इफिशिएंसी कम होगी
देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क. आप ज्यादा काम करो तो भी गवर्नमेंट इक्वल पैसा देगी, एंड कम काम करो तो भी गवर्नमेंट इक्वल पैसा देगी. देन कैन वी से रेड टेपिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय रेड टेपिज्म? रेड टेपिज्म वर्ड सुना है इससे पहले? अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल है. रेड टेपिज्म मतलब सिंपली एक्सेसिव पेपर वर्क. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल. जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद आपको पता है मैरिज आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तब वी कैन से लीगली मैरिज माना जा सकता है, ठीक है नहीं? एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आपकी शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने शादी करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है भूल ही गया था. 5 साल के बाद बीवी ने याद दिलाई कि भाई रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में अगर सेपरेट होना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रजिस्ट्रेशन करोगे तो ही लीगली माना जाएगा. तो 5 साल के बाद जब याद आया कि हाँ रजिस्ट्रेशन भी करना है, तो आई थॉट कि रजिस्ट्रेशन कर लेते. उस टाइम भी मेरा एक फ्रेंड था, मेरा रजिस्ट्रेशन करना था. मुझे लगा सिंपल प्रोसीजर होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन में ऐसे क्या लगने वाला है, राइट? हार्डली जा करके पेपर सबमिट करना है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट? एक दिन का काम होना चाहिए, इनफैक्ट 1 घंटे का काम होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो उस टाइम आई वाज डूइंग प्रैक्टिस एज वेल एज क्लासेस चल रहे थे. ओके, तो मेरा एक दिन मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी मच बिजी दैट टाइम, क्योंकि प्रैक्टिस का भी काम लोड बहुत ज़्यादा था. नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक दिन मतलब कम से कम 5,000 रुपए का तो इनकम, उससे ज़्यादा ही, लेकिन 5,000 रुपए इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 1 डे, एटलीस्ट पर डे 5,000 मिनिमम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अर्न करना है, राइट? तो अगर मेरा एक दिन का नुकसान होता है तो आई कैन से कि मेरा 5,000 का नुकसान हुआ एक दिन का, राइट? देन मेरा रजिस्ट्रेशन का, मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम था. आई वॉज अंडर बिलीव कि जाएंगे 1 घंटे में काम कंप्लीट करके वापस आएंगे. तो मैंने स्टाफ को भेजा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है पूछ करके आओ. पहले कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है ये भी पता नहीं. तो बाद में पता चला शिवाजी पुतरा के यहाँ पे बिल्डिंग है ना, वहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है. ओके, तो फॉर्म पहले आपको पूरा फिलअप करना है, एंड उसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स थी, मतलब मेरा आधार कार्ड, मेरे वाइफ का आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, वाइफ का पैन कार्ड, देन जो शादी हुई थी उसका से इनविटेशन कार्ड वगैरह वगैरह, ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स, एंड आपका एड्रेस प्रूफ, ये लगता था. तो अब बताइए, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है फॉर्म वहाँ पे मिलना चाहिए, राइट? फॉर्म मिलता है दूसरी जगह, वहाँ पे नहीं मिलता. फॉर्म मिलता है दूसरी एक स्टेशनरी, वहाँ पे मेरा जो स्टाफ गया उसको बताया कि फॉर्म यहाँ पे नहीं मिलता, आप एक पर्टिकुलर दूसरी जगह जाओ, वहाँ पे फॉर्म मिलेगा. ओके, तो मेरे स्टाफ गया वहाँ से फॉर्म लेकर के आया, मेरे पास दिया 3 पेजेस का फॉर्म है. अब बताइए आज के रेट में सब कुछ ऑनलाइन है, फिर भी ये पेपर पे फॉर्म, ठीक है? तो एक एक सारे पॉइंट्स रीड करके फॉर्म फिलअप करा. आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे वाइफ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैरिज इनविटेशन जोड़ करके एक दिन निकाल करके ऑफिस को छुट्टी दे करके गया, ठीक है? उसके लिए 2 विटनेस भी लगते हैं. तो मैं विटनेस के लिए मेरे ससुर जी एंड सासू जी को लेकर के गया. ओके, वहाँ पे जब गया तो पता चला कि कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा मेरा नंबर आने के लिए, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, राइट? तो 1 घंटा वहाँ पे रुका, एंड जब मैंने फॉर्म सबमिट करा, ओके, तो मेरा सरनेम है शेटे, मैं जैन हूँ, एंड मेरी वाइफ का सरनेम है गायकवाड़, शी इज मराठा. हाँ, मेरा इंटरकास्ट था, लव मैरिज था. ओके, तो 1-1.5 घंटा रुकने के बाद उस ऑफिसर ने मुझे बताया कि जब मैं सबमिट करने गया तो उसने सरनेम देखा, तो उन्होंने पूछा कि आपका इंटरकास्ट है? मैंने कहा कि हाँ इंटरकास्ट है. तो उन्होंने मेरी कास्ट पूछी, मैं जैन हूँ, मेरी वाइफ मराठा थी. तो उसने कहा कि नहीं, अगर इंटरकास्ट हो तो एक और डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या पता कि आपने भाग करके शादी नहीं की. ठीक है, भाग करके भी अगर करी हो, लीगली अगर करी हो तो ठीक है. मैंने कहा कि नहीं, भाग के नहीं की, प्रॉपरली जैसे अरेंज मैरिज होता है वैसे ही किया था, घर वालों को इन्फॉर्म करके किया था. तो उसने कहा कि हमें कैसे पता, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए. मैंने कहा कि जो लड़की है उसके मम्मी पापा ही विटनेस के लिए आए, तो थोड़ी ना भाग करके शादी करने होंगे. तो ही सेड कि क्या पता मम्मी पापा को भी आपने पैसे दे करके क्रिएट किया रहेगा. मैंने कहा कि इनविटेशन कार्ड है भाई, प्रॉपर इनविटेशन कार्ड दे करके हमने सारे रिलेटिव्स को इनवाइट करके शादी की थी, ऐसे भाग करके मंदिर में वगैरह नहीं करी थी. तो उसने कहा कि एक इनविटेशन प्रिंट करने के लिए क्या 10 रुपए लगते हैं. मैंने पूछा क्या चाहिए आपको, तो ही सेड कि मुझे एक फोटो चाहिए जिसमें मैं दिख रहा हूँ, मेरी वाइफ दिख रही है, पंडित दिख रहा है, एंड पंडित से सर्टिफिकेट लेकर के आओ
कि शादी मैंने करवाई थी एंड यहाँ हुई थी। तो मैंने जाकर के एल्बम सर्च करा, एक तो वो दिन गया मेरा वेस्ट। ये पहले बताया अगर होता तो राइट फ्रॉम स्टार्ट ओनली में जाते टाइम ये लेकर के जाता, पहले कुछ बताया ही नहीं था। देन ऑलमोस्ट वो एक दिन गया, जो सासू माँ थी एंड ससुर जी थे उनको घर वापस भेज दिया। मैं गया एल्बम निकाल करके देखा तो उसमें ऐसा कोई फोटो ही नहीं था जहाँ पे तीनों लोग हम साथ में हैं। एक फोटो में मैं मेरी वाइफ दिख रहा हूँ, पंडित का चेहरा ही नहीं दिख रहा। एक फोटो में पंडित का चेहरा दिख रहा है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। तो एल्बम में वो फोटो ही नहीं था। मेरे कजिन्स ने मोबाइल पे फोटो निकाला था, उसको बोला जो भी फोटोज है वो भेज। तो उसमें एक फोटो मिला जहाँ पे मैं, मेरी वाइफ एंड पंडित दिख रहे। तो उसका जा करके फोटो प्रिंट आउट निकाला, फिर जा पंडित के यहाँ पे गया, वो फोटो उसका एक लेटर सर्टिफिकेट बनवाया और उसकी साइन ली उनकी। ओके, फिर जाकर के वापस एक दिन वापस से लाइन में खड़े रहो, 1 घंटा लगा। जब आया तब उनको बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए अब मेरा फोटो भी है, अब ये कंफर्म है कि मैंने भाग करके व्हाट वी कैन से इलीगली वगैरह शादी नहीं की, प्रॉपरली शादी करी है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया। फिर मेरी वाइफ का नाम है प्रियंका। ओके, अब एक डॉक्यूमेंट में उसका प्रियंका था एंड एक में प्रियंका था, मतलब वो क्या कहते हैं मात्रा, प्रियंका एंड प्रियंका, मतलब मेरे ख्याल से आधार कार्ड पे प्रियंका था एंड पैन कार्ड पे प्रियंका था। तो ही सेड कि ये दो डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग दिख रहा है, ये दो डॉक्यूमेंट्स की पर्सन अलग नहीं है, एक ही पर्सन है, ये प्रूव करो। अब एक शादी संभलती नहीं, दो दो अलग अलग कहां पे शादी करेंगे भाई, दोनों एक ही है, पर्सन जीती जागती खड़ी है यहाँ पे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एडवोकेट से एक नोटराइज सर्टिफिकेट चाहिए कि दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक एंड ये दोनों डॉक्यूमेंट पे जो पर्सन है ये एक ही पर्सन है। एडवोकेट से सर्टिफिकेट लेकर के आओ, ठीक है। एंड ये सब कुछ करने के बाद अगेन सेकेंड डे वेस्टेड, ठीक है, क्योंकि एडवोकेट से सर्टिफिकेट लेकर के आना था। फिर नेक्स्ट वीक में अगेन जा करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे। ओके, तब इन्होंने ये जो प्रिंटेड फॉर्म था उनकी वेबसाइट जो है वहां पे डेटा एंट्री करना स्टार्ट करा। आई वॉज लिटरली शॉक कि अगर डेटा एंट्री करनी थी तो आपके वेबसाइट पे ये पोर्टल अगर आपने रखा रहता तो मैं ही डायरेक्टली डेटा एंट्री करके देता। अब आप सीए फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन करते हो, क्या आप पहले पेपर फॉर्म सबमिट करोगे या डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो? ऑनलाइन करते हैं ना। तो वही सिस्टम उनको जो एक्सेस था हमें अगर दिया रहता पहले ही करते हम, लेकिन नहीं, उन्होंने 1 घंटा लगाया वो टाइपिंग करने में, सब कुछ फॉर्म फिलअप करने में। उसके बाद मेरा नंबर आया, फिर मेरा फोटो लिया उन्होंने सामने से। अब जब आधार कार्ड पे फोटो था तो अगेन मेरी फोटो लेने की क्या जरूरत थी? देन वाइफ का फोटो, देन मेरे विटनेस ससुर जी सासू माँ। एक काम के लिए लिटरली 3 दिन वेस्ट करे मैंने, ठीक है। एक्सेसिव पेपर वर्क इन आवर कंट्री, अननेसेसरी हर काम के लिए इतना पेपर वर्क लगता है ना अपने कंट्री में, सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम सिंपल सी होनी चाहिए थी। ऑनलाइन पोर्टल पे आपका नाम एड्रेस, वाइफ का नाम एड्रेस, विटनेस का नाम एड्रेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करो, डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आना चाहिए था। ऐसे काम के लिए ऑलमोस्ट 3 दिन से ज्यादा वेस्ट करे एंड उसके लिए जो प्रिपरेशन, फोटो निकालो, पंडित जी की साइन लो, उसके लिए टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। दिस इज अ सिस्टम इन आवर कंट्री। ओके, एक और एग्जांपल, अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब होता है प्रॉपर्टी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो सिस्टम कैसे है कि पहले सेल डीड करते हैं, प्रॉपर्टी इन द सेंस लैंड वगैरह जो परचेज करते हैं, उसकी सिस्टम कैसे है, पहले सेल डीड करते हैं। ओके, सपोज मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो अपने बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, सेल डीड एग्रीमेंट करके। वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, इतना इतना पैसे लिया। अब ये प्रॉपर्टी हमें कोर्ट लेकर के वहां पे रजिस्टर करवाना पड़ता है। ओके, तो सेल डीड पे गवर्नमेंट का या कोर्ट का सील आता है, ये रजिस्टर्ड हुआ है। फिर ये रजिस्टर्ड करने के बाद ये जो सेल डीड की रजिस्टर्ड कॉपी है ये आपको लेकर के जानी पड़ती है तलाटी ऑफिस। तलाटी ऑफिस वेरीफाई करेगा एंड उसकी साइन करेगा। फिर वो जो तलाटी की साइंड कॉपी है वो लेकर के सिटी सर्वे ऑफिस में जाना पड़ता है। सिटी सर्वे ऑफिस में जब सबमिट करोगे तो पुराना जो ओनर था लैंड के केस में उनका नाम कैंसिल करके न्यू ओनर का नाम ऐड होता है। ओके, जब मैं मेरा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया था, अगेन सेम, जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए 2-3 घंटे पहले वेटिंग। ओके, उसके बाद जब नंबर आता है तो ये सेल डीड वगैरह आपको अथॉरिटीज को देना पड़ता है। एंड देन सेकंड प्रॉब्लम ऑफ आवर सोशलिज्म इज करप्शन। अपने यहाँ पे करप्शन भर भर के, ये तो सुना रहेगा आपने, राइट। तो मेरा जो एडवोकेट था उसने मुझे पहले ही बोल करके रखा था कि 100 के 500 के इतने इतने नोट लेकर के आइए, ठीक है। तो जब ये रजिस्ट्रेशन करना था तो मेरा एडवोकेट हर टेबल पे, हाँ ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, आपका कितना हुआ 300 रुपये। देन जो डेटा एंट्री करने वाला था उसका कितना हुआ 500 रुपये।
देन जो प्यून था उसका कितना हुआ 150 रुपए। ऐसे हर एक टेबल पे जाकर के बिंदास ओपनली बांट रहा था। मैंने देखा वहां पे सीसीटीवी कैमरा है। मैंने पूछा कि भाई सीसीटीवी कैमरा है, उनके सामने ऐसे डायरेक्टली ब्राइब दे रहे हो, चलता है क्या? तो ये सर कि जिस दिन वो लगवाया था, फोटो निकालते टाइम हमने सीसीटीवी रखा था, उसके बाद वायर काट दी गई उसकी। ठीक है, आज के डेट में वो सीसीटीवी सिर्फ नाम के लिए। ओके, फिर रजिस्ट्रेशन करने का 2 दिन के बाद आपको कॉपी मिलेगी, फिर तलाटी ऑफिस 2 दिन एंड फिर रजिस्ट्रेशन। लिटरली 6 दिन लगते हैं काम करने में। एंड अपने बाजू में गुजरात स्टेट में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसी टाइम ऑनलाइन तलाटी ऑफिस की भी साइन होती है, उसी टाइम ऑनलाइन सिटी सर्वे से रिकॉर्ड में भी आपका नाम कैंसिल करके न्यू ओनर का नाम ऐड होता है। 1 दिन में काम होता है गुजरात में। उस टाइम मुझे पता चला, महाराष्ट्र में अभी नहीं है वो सब कुछ। ये पेपर वर्क एक टेबल पे जाकर के पेपर वर्क सबमिट करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज रेट टैपिज्म, एक्सेसिव पेपर वर्क इन आवर कंट्री। ओके, तो सोशलिज्म में ये बहुत होता है। आपको शायद से मैंने बताया था कि आप नहीं, मैंने अपने बताया अर्लियर। अभी तो ठीक है, अभी सिस्टम बहुत डेवलप हो चुके हैं। अर्लियर अगर एक कंप्यूटर अगर आपको चाहिए तो लिटरली 18 मंथ्स लगते थे, 18 मंथ्स एक कंप्यूटर के लिए। ओके, मतलब अभी क्या है, पहले 1991 के पहले आपको पता है अपनी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इंपोर्ट वगैरह अलाउड नहीं था, फॉरेन सेक्टर इनफैक्ट अलाउड नहीं था। 1991 के बाद मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने बहुत सारे अपने इकोनॉमी में चेंजेस करे। तो आज जो हम दिन देख रहे हैं, वी कैन से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी ओ टू मनमोहन सिंह जी। इन्होंने इकोनॉमी में इतने सारे चेंजेस करे जिसकी वजह से आज अपनी इकोनॉमी डेवलप्ड है, वी कैन से। ओके, तो उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब फॉरेन सेक्टर अलाउड ही नहीं था, इंपोर्ट अलाउड ही नहीं था। आज इंपोर्ट कर सकते हैं, आज किसी भी शॉप में लैपटॉप वगैरह मिलता है आपको, राइट? आज अगर लैपटॉप बाय करना है तो डायरेक्टली शॉप में जाएंगे, बाय कर पे करेंगे, आधे घंटे में लैपटॉप मिलेगा। इमेजिन करिए, पहले लैपटॉप तो था नहीं, 1991 के पहले की बात कर रहा हूँ। एक कंप्यूटर चाहिए आपको, अपनी कंट्री में तो कंप्यूटर बनते नहीं है, इंपोर्ट करना होगा। लिटरली ऑलमोस्ट 15 to 20 टाइम्स हमें दिल्ली जाना पड़ता था। ओके, वहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ता था कि हमें एक कंप्यूटर चाहिए। ओके, तो वो इंपोर्ट के लिए परमिशन के लिए 15 to 20 टाइम्स लगता था। एंड 15 to 20 टाइम्स जा करके जब अप्रूवल मिलेगा तब जाके लैप कंप्यूटर मिलेगा, उसके लिए टाइम लगता था 15 to 18 मंथ्स। 1.5 साल ऑलमोस्ट लगता था एक कंप्यूटर बाय करने के लिए। दिस वॉज अ सिनारियो वे बैक इन 1991 बिफोर दैट। ओके, तो ये प्रॉब्लम होता है सोशलिज्म में, करप्शन भर भर के। लिटरली अपने कंट्री में करप्शन की कोई लिमिट ही नहीं है। ओके, जब आप आगे जाके गवर्नमेंट के साथ काम करोगे तो विल रियलाइज कि किस लेवल तक करप्शन अपने कंट्री में है। ओके, अभी तो सिर्फ आपने सुना है कि करप्शन अपने कंट्री में ज़्यादा है। जब आप सीए क्वालिफाई होंगे तो यू विल बी वर्किंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑडिट के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाएंगे। या एक और एग्जांपल दूं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑडिट के लिए गया था मुंबई। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब अपने यहाँ पे सीपीआर है ना, वो गवर्नमेंट की एक स्कीम है एनआरएचएम करके, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके तहत गवर्नमेंट के सारे सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल्स होते हैं। ओके, अपनी जो सीपीआर है उसी के तहत आती है। एंड उसके अंदर छोटे छोटे रूरल प्लेस पे पीएचसी करके होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह होता है। ओके, तो गवर्नमेंट से ये जो हॉस्पिटल्स है उनको भर भर के व्हाट से ग्रांट्स आते हैं, सो दैट वो हॉस्पिटल चलाए कम प्राइस में। एंड द स्कीम इज वेरी गुड, मतलब गरीब लोगों के लिए ये बेनिफिट्स है। मेडिकल फैसिलिटीज फ्री, फूड हैज टू बी गिवन, फ्री मेडिकेशन हैज टू बी गिवन। इवन अगर किसी से महिला की डिलीवरी होती है तो हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी करी तो हॉस्पिटल उल्टा पैसे देता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ओके, 3 days का फूड ब्रेकफास्ट एंड हॉस्पिटल गिव्स द पेमेंट टू द वुमन। ओके, दिस द सिस्टम अंडर एनआरएचएम, सो वेरी गुड स्कीम। गरीब लोगों के लिए रूरल प्लेस पे बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, मैं ऑडिट के लिए गया, गवर्नमेंट से सपोज एक 10 लाख रुपए ग्रांट्स है, हर मंथ में आते हैं। ओके, तो मेरे साथ वो डॉक्टर था। ओके, तो नॉर्मली क्या करते हैं, ग्रांट्स आए से ग्रांट्स आए 10 लाख रुपए। अब ये जो 10 लाख रुपए खर्च किस पे होने चाहिए, मेडिसिन पे होने चाहिए, राइट? अब यहाँ पे जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आप यही चेक करोगे ना खर्च कहाँ कहाँ हुआ है, राइट? तो सपोज 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर दिखाया था, आपको चेक करना है ना 2 लाख का जेन्युइन खर्च हुआ है कि नहीं, राइट? तो मैंने देखा कि 2 लाख का सपोज एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। कुछ तो होना चाहिए। मैंने सपोज कंप्यूटर परचेज किया तो उसका बिल होना चाहिए। ओके, मैंने डॉक्टर से पूछा, जो कंसर्न मेन डॉक्टर था उस हॉस्पिटल का, मैंने उनसे पूछा कि ये 2 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 लाख रुपए आपने लगाया तो, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दिख रहा। तो ही सेड कि क्या है वो, कौन से डेट का है? अच्छा, ये 2 लाख का है क्या? रुको 2 मिनट रुको। उसने अपने पॉकेट से बंडल निकाला ब्लैंक बिल्स का। उसके पास ऑलरेडी
ऐसे 4-5 कंपनीज के ब्लैंक बिल्स थे, मेरे सामने ही बिल तैयार करा उसने, ओके, एंड देन फाइल में लगाया कि ये लो अब देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये 2 लाख एक्चुअल में खर्च हुआ नहीं था, ये कहाँ पे गया था, डॉक्टर की पॉकेट में गया था, सिर्फ यहाँ पे बिल दिखाया था। मैंने कहा कि ठीक है चलो, ब्राइब करप्शन 100% अवॉइड तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये गरीब लोगों का हॉस्पिटल का जो खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट से वो तो नहीं खाना चाहिए, वो खा भी रहे हो तो लिमिट में खाना चाहिए। 10 लाख रुपए आ रहा है तो चलो 9 लाख रुपए गरीबों के में मेडिकेशन के लिए खर्च हो, 1 लाख रुपए आपने खाया, ठीक है चलता है। अपने यहाँ पे क्या है, 10 लाख ग्रांट्स आते हैं तो 9,90,000 लोग खा जाते हैं, 10,000 मेडिकल के लिए रखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, आई वोंट एक्सेप्ट इट, मैं रिपोर्ट करूंगा। तो ही सेड कि आप अमाउंट बोलिए, मैं आपको जो अमाउंट आप कहोगे मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, आप ये रिपोर्ट नहीं करोगे सर। ऐसे बहुत सारे इनवॉइसेस थे कि मैंने कहा कि ठीक है मैं तो नहीं ले रहा हूँ, आई रिपोर्ट, आपको आगे जो करना है कर लीजिए। तो मुंबई में था ना, तो एक एक्सट्रीम रूरल प्लेस पे था वो, तो डॉक्टर मुझे छोड़ने के लिए आया एंड मेरे साथ मेरा असिस्टेंट भी था, ओके। तो असिस्टेंट से डॉक्टर ने कहा कि सर अभी तो पैसे नहीं लेंगे, तुम एक काम करो, मेरे अभी पॉकेट में 15,000 है, ये रख लो, ठीक है, एंड मैं कल होटल आकर के आप जो अमाउंट बोलोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरा असिस्टेंट मेरे सामने मेरे पास देख रहा था, मैंने कहा कि शांत बस चल अपन जायचं आहे, रेलवे स्टेशन आए थे ना, वो लोकल से जाना था। तो ही सेड कि मैं नहीं ले रहा हूँ, सर ने नहीं कहा इसलिए। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, वो जबरदस्ती देने लगा। मेरा असिस्टेंट भाग रहा है, ठीक है, एक कार थी उसके ऐसे गोल गोल भाग रहा है, डॉक्टर उसके पीछे भाग रहा है तब तक लोकल आई, मैंने कहा कि जिनको ये पकड़ा पकड़ी खेल बस अभी साथ दो, दिस इज द सिस्टम इन आवर कंट्री, ओके। तो करप्शन नेक्स्ट लेवल पे अपने कंट्री में, ओके। जब आप ऑडिट करोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लेवल तक करप्शन है। दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम विद सोशलिज्म, ओके। अपनी तो सोचिए सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, वी आर इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सोचिए अगर प्योरली सोशलिस्ट हो, कैन वी से पूरा राइट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास रहेगा, तो करप्शन नेक्स्ट लेवल पे हो गया अपने यहाँ पे। रेड टेपिज्म, एक्सेसिव पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी? दोस्तों स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, जो भी स्पेलिंग हो। ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ओके। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। यानी जो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास एक्सेसिव पावर दे के रखा है, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेसी। बताइए सब कुछ सोशलिज्म में क्या होगा, गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ है। गवर्नमेंट मतलब क्या, ये सारे ऑफिसर्स, राइट। आपको नहीं लगता इनको अगर कुछ ज्यादा ही पावर दिया गया तो वो अपने मन के हिसाब से कुछ भी करेंगे, राइट, एंड जिसकी वजह से काम स्लो होगा, राइट। मैंने बताया था नहीं था कि गवर्नमेंट का काम कैसे होता है, राइट। मैंने इंटर में एग्जाम्पल बताया था कि गवर्नमेंट में किस तरह से काम करते हैं, ओके। जाने तो बहुत एग्जाम्पल्स हुए। तो आपको तो पता है कि गवर्नमेंट का काम मीन्स सरकारी काम म्हणजे थोड़ा थांब, राइट। ये ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट में गए कोई भी ऑफिस में एंड इमीडिएटली काम कंप्लीट होकर के आए। मेरे शादी का ही एग्जांपल मैंने बताया, 1 घंटे का काम 4 दिन लगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स गए वो अलग, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से क्या होता है, इफिशियंसी बहुत कम होती है। दिस वी कैन से इज डीमेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट। मेजॉरिटी तो डीमेरिट्स हमने कवर कर लिए, व्हाट एल्स वी कैन से, बस इतने ही एग्जांपल्स, डीमेरिट्स, राइट। बताइए समरी आज करे या कल करे? कल, उसी के तो रुके हुए थे कब से चले, देन विल कंटिन्यू टुमारो। तो वैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये डिस्कशन इतना ही था, कल टुमारो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट, ओके।